हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एबीटी क्लासेस। एबीटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं यहाँ पर आप सभी के लिए कंप्लीट पॉलिटी एमसीक्यू लेकर के आ रहा हूँ, जिसमें कि ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी अपडेट हो चुका है और इसमें हम लोग अलग अलग टॉपिक वाइज चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हम लोग एमसीक्यू देखेंगे टॉपिक वाइज। तो पहला टॉपिक हम डिस्कस कर लिया है, आप लोग उसे जाकर देख सकते हैं। पार्ट 2 है टॉपिक नंबर सेकेंड, सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। तो आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो किसी लोअर एग्जाम की हो, चाहे अपर एग्जाम की हो, चाहे आप आईएएस लेवल की एग्जाम हो, यूपीएससी लेवल की हो, या फिर किसी वनडे एग्जाम की तैयारी करो, आप सभी एग्जामों के लिए ये जो सीरीज चल रही है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो बिना समय को वेस्ट करते हुए हम लोग चलते हैं प्रश्नों की ओर। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर दिखेगा अभी। फर्स्ट क्वेश्चन है, द आइडिया ऑफ प्रियम्बल हैज़ बीन बोरो इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। हमने प्रियम्बल जिसे बोलते हैं हिंदी में प्रस्तावना, आप चाहे हिंदी मीडियम के हो चाहे इंग्लिश मीडियम को हो, कोई भी मीडियम है, आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। तो प्रस्तावना हमने कहाँ से लिया है अपने संविधान में, किस देश से? इटली से लिया है, या फिर कनाडा से लिया है, या फिर फ्रांस से लिया है, या फिर यूएसए से लिया है? कहाँ से लिया है हमने प्रियम्बल्स? तो अगर बात करें प्रियम्बल्स की, तो प्रियम्बल्स को हमने लिया है यूएसए के संविधान से। कहाँ से लिया है? यूएसए के संविधान से हमने लिया है प्रियम्बल्स को, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अगर बात करें यूएसए की, यूएसए वो देश है जहाँ पर वर्ल्ड का सबसे पुराना संविधान है। मतलब कि सबसे पहली बार संविधान जहाँ पे बना वो था यूएसए 1787 में, 1787 में। उस समय जो कोई सोच नहीं रहा था, उस समय इसने संविधान बना के रख दिया था। ठीक है, बना के रखा नहीं था, बनना शुरू हुआ था। ये बात याद रखना। 1787 क्या हुआ था? संविधान इनका बनना शुरू हुआ था। ठीक है, 88 में बन चुका था और 89 में इसको इन्होंने लागू कर दिया था। 1789 में इन्होंने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया था। इनके जो संविधान है, इनके संविधान में केवल कितने आर्टिकल हैं, कभी पूछता है तो 7 आर्टिकल हैं, केवल और केवल 7 अनुच्छेद हैं। ठीक है, तो समझ में आ रहा है, वर्ल्ड का सबसे पुराना संविधान जो कि किसका है? यूएस का है। ठीक है, और अगर बात करें यूएसए के संविधान की, तो यूएस संविधान फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। यहाँ पे जो चीज़ें चलती है, फेडरलिज्म, संघवाद चलता है। और कभी कभी प्रश्न पूछता है कि वर्ल्ड में सबसे, जो हम लोग फेडरल कंट्री मानते हैं कि बेस्ट फेडरल, क्या बोलते हैं? बेस्ट फेडरल कंट्री। अगर बेस्ट फेडरल कंट्री की हम लोग बात करें कि सबसे बेस्ट फेडरल कंट्री कौन सा है, तो वो है यूएस। यूएसए से ज़्यादा फेडरल कंट्री किसी को नहीं माना जाता है, बहुत ही बेस्ट फेडरल कंट्री है। बेस्ट फेडरल कंट्री, बेस्ट संघवाद कंट्री का मतलब ये हुआ कि जितनी ही पावर स्टेट को मिलती है, उतनी ही पावर कहीं ना कहीं सेंटर को भी मिलती है। मतलब कि सेंटर कभी भी स्टेट पे हावी नहीं हो सकता। कहने का मतलब ये होता है फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट। इंडिया भी कहता है कि हम भी फेडरलिज्म हैं, लेकिन हमारे संविधान में कहीं भी, याद रखना ये प्रश्न पूछा गया बार बार अलग अलग एग्जामों में, कि क्या हमारे संविधान में कहीं फेडरल वर्ड मेंशन है, संघवाद है? तो बहुत से लोग लगता है हाँ भाई, संघवाद तो हम सुनते आ रहे हैं कि इंडिया जो फेडरल फेडरल हम सुनते हैं, सेंटर का पावर अलग है, स्टेट का पावर अलग है। बिल्कुल नहीं, इंडिया फेडरल कंट्री नहीं है। ठीक है ना, कहीं भी हमारे संविधान में फेडरल वर्ड मेंशन नहीं है। अगर बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी फेडरल वर्ड मेंशन बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, हम लोग फेडरलिज्म को फॉलो करते हैं, वो अलग बात है। अगर कभी कोई प्रश्न पूछता है कि हम लोग किस देश की फेडरलिज्म को फॉलो करते हैं, भाई इंडिया में भी संघवाद है, बिल्कुल संघवाद है। ठीक है, तो हम लोग कैनेडियन फेडरलिज्म को फॉलो करते हैं। कैनेडियन फेडरलिज्म कैसा है? कैनेडियन फेडरलिज्म, कनाडा में फेडरलिज्म है। तो यहाँ का फेडरलिज्म और यहाँ के फेडरलिज्म क्या अंतर है? यहाँ पर दोनों में, यूएसए में क्या है, पावर पूरी तरीके से सेपरेट है, कोई किसी के पावर को कर्टेल नहीं कर सकता। लेकिन कनाडा में क्या है कि जो सेंटर का पावर है वो ज़्यादा कर दिया गया है ना। यहाँ पर कनाडा में सेंटर का पावर डोमिनेटिंग दिखता है स्टेट के पावर से। तो इसी टाइप का जो फेडरलिज्म है हम लोग ही फॉलो करते हैं, कैनेडियन फेडरलिज्म फॉलो करते हैं। ठीक है, इसीलिए इंडिया का जो फेडरलिज्म है, तो इंडिया ना ही पूर्ण रूप से फेडरल है और ना ही पूर्ण रूप से यूनियन है। ठीक है ना, आर्टिकल नंबर 1 पता है कि क्या लिखा जाता है? इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। हम लोग क्या है? राज्यों के संघ है। ठीक है ना, तो यूनियन ऑफ स्टेट, ना ही हम लोग पूर्ण रूप से यूनियन है, ना ही हम लोग पूर्ण रूप से फेडरल है। इसलिए इंडिया का कहा जाता है क्वासी फेडरल। क्या कहा जाता है इंडिया को? क्वासी फेडरल कहा जाता है। क्वासी फेडरल कहा जाता है। ठीक है, अर्ध संघात्मक कहा जाता है। ठीक है, तो इस बात को याद रखना है। अगर बात करें हम लोग फ्रांस की, फ्रांस, तो फ्रांस से भी हमने कुछ चीज़ें ली हुई हैं। जैसे कि बात करें फ्रांस की, तो लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी। ठीक है, लिबर्टी,
इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, ये 3 वर्ड हमने कहाँ से, जो आपको प्रिएम्बल में देखने को मिलता है, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, वो हमने फ्रांस से लिया हुआ है। ठीक है, तो चलते हैं सेकेंड प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है आप लोग के स्क्रीन पे, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम विच वन इज सुप्रीम। ठीक है, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम विच, इसमें से कौन सा भारत संविधान में सुप्रीम माना गया है? सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, हमारा संविधान सुप्रीम है, पार्लियामेंट सुप्रीम है, या फिर हमारा रिलीजन सुप्रीम है भारत में? ठीक है, तो बिल्कुल जी, तो हमारे देश में सबसे सुप्रीम जिसे माना जाता है वो है हमारा संविधान। हमारा संविधान क्या है? सबसे ऊपर है, इससे ऊपर कोई भी नहीं है। ठीक है ना, याद रखना इसको, बिल्कुल। अगर बात करें पार्लियामेंट के, तो पार्लियामेंट के लिए आर्टिकल कौन सा यूज होता है? 79। ठीक है, 79। राज्यसभा के लिए 80 आर्टिकल। ठीक है, लोकसभा के लिए आर्टिकल नंबर 81 यूज होता है, इस चीज़ को याद रखना है। ठीक है ना, अगर बात करें रिलीजन की, तो हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट है रिलीजन हमारे यहाँ। ठीक है, पार्ट 3 में आर्टिकल 25 से 28 तक, 25 से 28 तक इस रखा गया है रिलीजन को फंडामेंटल राइट के अंदर में। ठीक है, मौलिक अधिकार के अंदर में रखा गया है। ठीक है, राइट टू रिलीजन 25 से 28। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला है, द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा की बात करते हैं। तो न्यायिक समीक्षा जो जुडिशियल रिव्यू है, हमने कहाँ के संविधान से ले रखा है, कहाँ के संविधान से हमने अडॉप्ट किया है? ऑप्शन ए कह रहा है कि यूके से लिया है हमने, ऑप्शन बी कह रहा है कि यूएसए से लिया है, ऑप्शन सी कह रहा है कि नहीं भाई यूएसएसआर से ले लिए हैं, डी कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। तो भाई कहाँ से लिया हमने जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट? बिल्कुल, तो अगर हम लोग बात करें जुडिशियल रिव्यू की कॉन्सेप्ट की, तो हमने इससे कहाँ से लिया है? यूएसए से। कहाँ से ले लिया हमने? यूएसए से लिया है जुडिशियल रिव्यू। समझ में आ गई बात? यूएसए से हमने क्या लिया है? जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा को। ठीक, अगर हम लोग बात करें जुडिशियल रिव्यू किस आर्टिकल से आता है, तो आर्टिकल नंबर 32 मान लेते हो, ये सुप्रीम कोर्ट के लिए हो गया, 226 हो गया हाई कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू। आर्टिकल 13 में भी इसकी बात की जाती है। ठीक है, आर्टिकल 13 में भी इसकी बात की जाती है जुडिशियल रिव्यू की। ठीक है ना, ओके, तो ये सब आर्टिकल किस के लिए आते हैं? जुडिशियल रिव्यू के लिए आर्टिकल आते हैं। बात करें यूके से, तो यूके से हमने क्या लिया है? ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है ना, संसदीय प्रणाली हमने लिया है यहाँ पर। कैसा हमारा, किस तरीके से संसद चलेगा हमारा, है ना। जैसे कि एक होता है, दो प्रकार के पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है, एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है। तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम कहाँ पे चलता है? यूएसए में चलता है, लेकिन यूके में पार्लियामेंट्री है। इसी पार्लियामेंट्री सिस्टम को हमने हमने अडॉप्ट कर लिया अपने देश से, क्योंकि बहुत से समय तक इन लोगों ने हमारे यहाँ राज किया था, और हमारे लोग इसे इससे इसे जानते भी थे पार्लियामेंट्री सिस्टम कैसे काम करता है, तो हमने इसी को अडॉप्ट कर लिया था। ठीक है, इसको अडॉप्ट कर लिया था, पार्लियामेंट्री सिस्टम को। तो जुडिशियल रिव्यू यूएसए से हमने लिया है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, बात कर रहे हैं कि यूएसएसआर से हमने क्या लिया भाई? फंडामेंटल ड्यूटी, एफडी, फंडामेंटल ड्यूटी, मौलिक कर्तव्य हमने लिया है। ठीक है, कौन सी संविधान, कौन से कमेटी की सिफारिश थी? तो स्वर्ण सिंह कमेटी ने सिफारिश किया था कि हमारे यहाँ फंडामेंटल ड्यूटी होनी चाहिए। ठीक है, तो 42वें संविधान संशोधन के दौरान 1976 में, ठीक है, हमारे यहाँ फंडामेंटल ड्यूटी को, मौलिक कर्तव्य को ला दिया गया था। उस समय हमारे, जब इसे बनाया गया 1976 में, उस समय 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ गया, 11वां, शिक्षा के अधिकार को फिर से जोड़ दिया गया। ठीक है ना, याद रखिएगा इस बात को। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न है स्क्रीन पे, द फीचर ऑफ फेडरल सिस्टम ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। कह रहा है जो फीचर है हमारे यहाँ फेडरल सिस्टम ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जैसे मैंने बताया कि जो हमारे यहाँ संघवाद चलता है, ठीक है ना, वो कहाँ से इंस्पायर होकर के हमने लिया? यूएसए से, कनाडा से, यूके से, या फिर आयरलैंड से? कहाँ से इंस्पायर होकर के हमने फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट अपने यहाँ लिया है? तो देखो भाई, हमने आपको पहले ही क्वेश्चन में बताया था कि हम लोग फॉलो करते हैं कैनेडियन फेडरलिज्म को। किस टाइप का? कैनेडियन फेडरलिज्म को हम लोग फॉलो करते हैं। समझ में आया? क्योंकि जिसमें कि स्टेट क्या होता है, सॉरी, जो सेंटर होता है वो क्या होता है? डोमिनेटिंग होता है। ठीक है, उसके पास ज़्यादा पावर होती है। ठीक है ना, तो कनाडा का फेडरलिज्म हम लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, आयरलैंड से क्या लिया है पता है आप लोग को? डीपीएसपी हमने लिया है। क्या लिया है? डीपीएसपी। ठीक है, पार्ट 4 में आता है ये, पार्ट 4 में आता है, आर्टिकल नंबर 36 से लेकर के आर्टिकल नंबर 51 तक। ठीक है, डीपीएससी कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल, जैसे कि आर्टिकल नंबर 40, ठीक है, पंचायत के बारे में बात करता है। आर्टिकल 44
ये बात करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात करता है। आर्टिकल 50 ये बात करता है 50-50 की बात करता है, मतलब कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की जो पावर है उसमें बंटवारा की बात करता है। सेपरेशन ऑफ पावर की बात करता है जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव की, ठीक है ना। आर्टिकल 51 की बात करें तो इंटरनेशनल पीस की बात करता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति के मुद्दों पर बात करता है ये। तो ये सब इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि बार बार पूछे जाते हैं एग्जामों में, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, डीपीएसपी से संबंधित। कभी कोई पूछता है कि डीपीएसपी क्या क्या डीपीएसपी जस्टिसिएबल है। कभी कोई पूछता है कि एफआर में, फंडामेंटल राइट में और डीपीएसपी में क्या अंतर है। तो फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में यही अंतर है कि फंडामेंटल राइट अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो और गुहार लगा सकते हो कि भाई हमारे अधिकार को दो हमें, ठीक है, तो आपको आपके अधिकार को दिया जा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आपका डीपीएसपी में कोई चीज़ लिखा हुआ है, आप उसकी डिमांड कर रहे हो और उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हो, तो आपको आपकी वो विशेष पूरी नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ कि फंडामेंटल राइट क्या है, जस्टिसिएबल है। फंडामेंटल राइट्स क्या है, जस्टिसिएबल है। लेकिन लेकिन अगर बात करें डीपीएसपी मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व की, तो वो जस्टिसिएबल नहीं है, वो क्या है, अनजस्टिसिएबल है, उस पर आपको न्याय नहीं मिलेगा। इस दोनों में ये बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों में, ठीक है ना। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक इज कॉमन बिटवीन फेडरल सिस्टम्स एंड ऑफ इंडिया एंड अमेरिका। कह रहे हैं कि क्या दोनों अंतर है इंडिया के फेडरल सिस्टम में और अमेरिका के फेडरल सिस्टम में। दोनों के फेडरल सिस्टम में क्या अंतर देखने को मिलता है हम लोग को। एक सिंगल सिटीजनशिप है ना, एक सिंगल सिटीजनशिप है, थ्री लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, डुअल जुडिशियल सिस्टम है, ए फेडरल सिस्टम, ए फेडरल सुप्रीम कोर्ट फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। समझ में आया। तो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉमन बिटवीन द फेडरल सिस्टम ऑफ द इंडिया। कॉमन पूछ रहे क्या कॉमन है। तो एक बात मैं बताता हूँ, हमारे यहाँ क्या है, सिंगल सिटीजनशिप है, हमारे क्या है, सिंगल सिटीजनशिप है। देखना मैं बता रहा हूँ क्या क्या कॉमन नहीं है। हमारे यहाँ सिंगल होता है, एक ही हम सिटीजनशिप मिलेगा। अगर आप किसी और देश की सिटीजनशिप लेते हो तो यहाँ की सिटीजनशिप अपने आप ही खत्म हो जाती है, ये हमारे यहाँ ऐसा लिखा हुआ है संविधान में, ठीक है। लेकिन अमेरिका के सिटीजनशिप में ऐसा नहीं है, वहाँ पर दो सिटीजनशिप होती है, एक स्टेट की अलग होती है और अपने सेंट्रल की अलग होती है। तो वहाँ पर दो चलती है और हमारे यहाँ एक चलती है। इस तो यहाँ पर तो ये तो कॉमन हुआ नहीं दोनों में, ठीक है। थ्री लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे यहाँ पता है कि अगर बात करें 7वीं अनुसूची में, 7th शेड्यूल में, ठीक है, 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, ठीक ठीक है ना, 3 लिस्ट हो गए यहाँ पर। लेकिन वहाँ पर ऐसी कोई लिस्ट की बात नहीं कि 3 लिस्ट वहाँ पर नहीं है, तो ये भी गड़बड़ हो गया। अगर बात करें 7वीं अनुसूची में, तो अगर अगर यूनियन लिस्ट की बात करें, यूनियन की बात करें तो यूनियन में पहले 97 थे विषय, अब 100 विषय हो गए हैं। कितने विषय हो गए हैं, 100 विषय हो गए हैं 97 से हट करके, ठीक है। स्टेट की बात करें तो स्टेट की की बात करें तो पहले यहाँ पर कितना था, पहले था यहाँ पर पहले था 66, ठीक है। यहाँ से 5 कम हो गया, 61 हो गया, ठीक है, एक 5 कम हो गया, 61 हो गया। और अगर बात करें कनकरेंट की, कनकरेंट में क्या हो गया है, पहले वहाँ पे 47 था, वहाँ पे 52 हो गया है। तो यही जो 5 यहाँ पे घटा है वो वहाँ पे बढ़ गया है, तो अब कितना हो गया उसमें, कनकरेंट में 52 हो गया है, पहले 47 था। तो याद रखिएगा, अब 100 यहाँ पर है, 61 विषय यहाँ पर है और वहाँ पे कितने हैं, 52 विषय हैं कनकरेंट लिस्ट में, ठीक है ना। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है तो याद रखिएगा। अब देखो तो हमने ये काट लिया, ये काट लिया, ये दोनों नहीं है। डुअल जुडिशियल सिस्टम, कह कि वहाँ पर क्या है कि डुअल जुडिशियल सिस्टम है। तो क्या ऐसा है, वहाँ पर डुअल जुडिशियल सिस्टम आप लोग को देखने को मिलता है। और फिर कह रहा है कि डुअल सुप्रीम कोर्ट फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। एक फेडरल सुप्रीम कोर्ट फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को इंटरप्रेट करने के लिए क्या क्या है वहाँ पे, फेडरल है। तो देखो भाई, ये वाला जो है कि सही जवाब है। तो वहाँ पर जो कॉमन चीज़ें हैं यही कॉमन है और कोई इसमें कॉमन नहीं है, ठीक है ना, बिल्कुल। तो कॉमन पूछा है कि दोनों में कॉमन क्या है, विच द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉमन बिटवीन फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया एंड अमेरिका। तो ये कॉमन देखने को मिलेगा दोनों में। तो फेडरल सुप्रीम कोर्ट है, इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अगर मान लो कोई काम आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं हुआ, हाई कोर्ट में चले गए, हाई कोर्ट में नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट में चले गए, इस तरीके से वहाँ भी ऐसे ही चलता है, आगे चलती रहती है, ठीक है। डुअल जुडिशियल सिस्टम यहाँ पर बिल्कुल भाई डुअल जुडिशियल सिस्टम नहीं है, हमारे यहाँ इंटीग्रेटेड चलता है। कैसे चलता है हमारे यहाँ, इंटीग्रेटेड जुडिशियल चलता है। याद रखिएगा, ये वर्ड पूछा जाता है, इंटीग्रेटेड जुडिशियल,
इंटीग्रेटेड जुडिशियल चलता है हमारे यहाँ, ठीक है ना। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है कि अगर नीचे काम नहीं बना तो आप ऊपर जा सकते हो, ठीक है ना, उसे बोलते हैं इंटीग्रेटेड। तो इसका आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर डी था, ठीक है। अगला प्रश्न है कंकरेंट लिस्ट इंक्लूडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन गिवन बाय। कंकरेंट लिस्ट को हमने अपने संविधान में कहाँ से लिया है? आसान प्रश्न है। सोवियत यूनियन से लिया, मतलब बोल रहा है कि यूएसएसआर से लिया हमने, ऑस्ट्रेलिया से लिया है, या फिर इटली से, या फिर कनाडा से। बिल्कुल जी, तो हमने इसे लिया है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ठीक है। इसको कंकरेंट लिस्ट तो अभी मैंने बताया किस में है, 7वीं अनुसूची में है, ठीक है। मैंने अभी बताया 97 से 100 हो चुके हैं यूनियन में, और स्टेट लिस्ट में 66 से 61 हो चुके हैं, 5 कम हो गया है, और कंकरेंट में क्या हो चुके हैं, 47 से 52 हो चुके हैं। तो याद रखिएगा 7वीं अनुसूची में इसको रखा गया कंकर लिस्ट को, ठीक है ना। बात करें कंकरेंट लिस्ट तो हमने कहाँ से लिया, ऑस्ट्रेलिया से। कंकरेंट लिस्ट जो है, जिसे हिंदी में बोलते हैं समवर्ती सूची, तो समवर्ती सूची में हम लोग राज्य और केंद्र दोनों मिलकर के एक साथ मिलकर काम करते हैं। अगर दोनों में डिस्प्यूट हो जाए कि नहीं काम ऐसे होगा, तो वहाँ पर सेंट्रल की बात को माना जाता है, वैलिड माना जाता है, ठीक है। तो ये है कंकरेंट लिस्ट, ठीक है ना। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न है द concept of directive principle of state policy of in the Indian constitution has been adopted from the constitution। कहाँ से हमने लिया है, डीपीएसपी। बिल्कुल, तो डीपीएसपी हमने आयरलैंड से लिया है, हमने बताया अभी। फ्रांस के बारे में मैंने बताया कि लिबर्टी इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी हमने फ्रांस के संविधान से लिया है, ठीक है ना। इस सार से मैंने बता ही दिया क्या लिया है हमने, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटी की हम लोग बात कर रहे थे, यूएसएसआर से हमने ले लिया है, ठीक है। चलो चलते हैं जापान की भी हम जस्ट बात करते हैं पिछले क्वेश्चन में, क्योंकि जापान का क्वेश्चन इसमें पड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है in the giving representation of to talent, experience and service in the composition of the council of the state, the constitution makers in India were influenced by the example of, है ना। तो कह रहा है कि जैसे हमारे यहाँ देखते हो आप लोग कि काउंसिल ऑफ स्टेट में मतलब कि राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट मतलब क्या होता है, राज्यसभा। तो राज्यसभा में 12 लोग होते हैं ना नॉमिनेटेड, है ना, जो कि टैलेंट के बेस पे होते हैं। वही कह रहा है कि टैलेंट और एक्सपीरियंस के बेस पे जो आते हैं, है ना, काउंसिल ऑफ स्टेट में, ये हम कहाँ से इन्फ्लुएंस होकर लिए हैं, ये हम कहाँ से इस चीज़ को लिए हैं अपने संविधान में। आयरिश रिपब्लिक से लिए हैं, या फिर कनाडा से लिए हैं इस चीज़ को, यूएसए से लिए हैं हमने, या फिर ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं हमने इस चीज़ को। बिल्कुल, तो इस चीज़ को हमने लिया है कहाँ से, आयरिश रिपब्लिक से, आयरलैंड से इसको हमने लिया है इस बात को, ठीक है। कि राज्यसभा में जो 12 नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट हमने लिया कहाँ से लिया है, आयरलैंड से लिया है, वहाँ के संविधान में ऐसा है। समझ में आ रही है बात, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर, ठीक। अगला प्रश्न है, आप लोगों को दिख रहा है स्क्रीन पे, मैं थोड़ा सा जूम आउट कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा हो गया, थोड़ा सा और, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा लग रहा है कि मेरा, ठीक है। तो अगला प्रश्न है यहाँ पे फीचर दिया है कॉन्स्टिट्यूशन का, यहाँ पे किस देश से हमने इसको लिया इस फीचर को, ठीक है। तो इसको हम लोग मैच करा लेंगे, आसान सा प्रश्न है, आराम से मैच। फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया हमने भाई, तो सबको पता है कि फंडामेंटल राइट हमने यूएस से लिया है, तो ए का 2 कर लेंगे हम लोग यहाँ पर यूएसए को। पार्लियामेंट्री सिस्टम मैंने बताया पहले ही क्वेश्चन में कि यूके से हमने लिया, पार्लियामेंट्री संसदीय प्रणाली लिया है हमने। इमरजेंसी पावर, आपातकाल, आपातकाल हमने कहाँ से लिया है, जर्मनी से लिया है, ठीक है। डीपीएसपी हमने कहाँ से लिया है, मैंने बताया कि आयरलैंड से हमने लिया है डीपीएसपी को, तो डी का 3 हो गया, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने सारे क्वेश्चन को मैच करा लिए। ए का क्या हो गया, 2। ए का 2 कहाँ दिख रहा है भाई, ऑप्शन नंबर ए में ही तो दिख रहा है ना। ए का 2 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में तो दिख रहा है, ठीक है। ए का 2, बी का 4 हो गया भाई, ठीक है। इसमें तो बी का 4 दे रहा है पार्लियामेंट्री सिस्टम। अच्छा, बी का, ए का 2 एक और जगह है, सॉरी, ए का 2 यहाँ भी तो है, ठीक है। देखो भाई यहाँ भी छुपा हुआ है, ए का 2 यहाँ भी है, डी का 1 हो गया, हाँ ठीक है, इसके अकॉर्डिंग डी का 1 हो गया, ठीक है। सी का 4 हो गया इसके अकॉर्डिंग, हाँ ठीक है। डी का 3 हो गया, बिल्कुल डी का 3 हो, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका सही जवाब होगा, ठीक है ना। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को मिला लेना है, अगर आप मिला लेते हो तो गलत यहाँ पे नहीं होगा। ध्यान देखना कहीं एक ही टिक करके मत चल देना, अदरवाइज ठीक है ऐसे हो जाए कि दो नीचे भी था, ठीक है ना। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, ठीक है, इसमें से कौन सा सही मैच नहीं है, ठीक है, करेक्टली मैच्ड नहीं है ये कह रहा है। फंडामेंटल राइट यूएसए से लिया है हमने, बिल्कुल सही जवाब है भाई, फंडामेंटल राइट यूएसए से लिया है, तो इसको हम लोग सही कर दे रहे हैं इसको ऐसे, ठीक है। डीपीएसपी हमने आयरलैंड से, कह रहा है कौन सा गलत है इसको चूज करना, ध्यान समझना। डीपीएसपी हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल मतलब राज्य के नीति निदेशक तो लिया है हमने आयरलैंड से, बिल्कुल ठीक कह रहा है।
आयरलैंड से हमने लिया है भाई। रेसिड्यूअल पावर ऑफ सेंटर, ठीक है, कह रहा है रेसिड्यूअल पावर ऑफ सेंटर हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। क्या आपको पता है कि हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है? पता हो तो यस बताएं। इमरजेंसी पावर हमने जर्मनी से लिया है, बिल्कुल सही जवाब है, जर्मनी से हमने लिया है। तो इसका मतलब ये दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही जवाब होगा, यही गलत है। यही क्या है? गलत है। तो इतना तो हमें समझ में आया कि रेसिडुअल पावर सेंटर ऑस्ट्रेलिया का नहीं है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया का नहीं तो भाई कहाँ का है, ये भी तो प्रश्न आपके दिमाग में चल रहा होगा कि भाई कहाँ है, कहाँ का ये रेसिडुअल पावर, जो अवशेष पावर होते हैं। और रेसिडुअल मतलब समझते हो ना, कोई ऐसा पावर जो कि उस समय संविधान में नहीं लिखा गया है, जैसे कि मान लो एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना, टेक्नोलॉजी, है ना। तो जो रेसिडुअल पावर जो है, ये सब चीज़ें कहाँ पे आएंगी, किसके पास आएंगी, ठीक है ना। तो ऐसे प्रश्न जब आते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, इसका सही जवाब तो ये है कनाडा। ये कहाँ से हमने लिया है? कनाडा, ठीक है। कि रेसिडुअल पावर जो होगा सेंटर को मिल जाएगा, किसको मिल जाएगा? सेंटर को मिल जाएगा रेसिडुअल पावर। ये सिस्टम कहाँ से लिया हमने? कनाडा से, ना कि ऑस्ट्रेलिया से। आई होप कुछ चीज़ें आप लोग को समझ में आ रही है। तो बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है, याद रखिएगा। इस पूरे सीरीज को देखने के बाद आपका पूरा चुक खुल जाएगा, ठीक है ना। तो सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे, लर्न हो जाएंगे अच्छे से, बिल्कुल। थोड़ा सा हाँ जी, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कह रहे कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन और सोर्सेज दिया हुआ है यहाँ भी, ठीक है। पहला कह रहा है कि रूल ऑफ लॉ, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, रिजर्विंग बिल बाय गवर्नर्स ऑफ फॉर प्रेसिडेंट और कंकरेंट लिस्ट। तो हमने देखा कंकरेंट लिस्ट कहाँ से लिया, हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया, हमने पहले ही या दूसरे क्वेश्चन में देखा था। तो इसको डी को वन करा दे क्या, इसको हम लोग वो डी करा दे रहे हैं, ठीक है। ऐसे मैच, ये मैच हो गया, ठीक है। और भाई देखो, रूल ऑफ लॉ हमने कहाँ से लिया है भाई, ठीक है। रूल ऑफ लॉ हमने कहाँ से लिया है? तो उसके बाद का रिजर्विंग बिल गवर्नर प्रेसिडेंट, गवर्नर के लिए बिल को रिजर्व करना बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये तो, ठीक है ना। तो देखो, रूल ऑफ लॉ हमने इंग्लैंड से लिया है, सबको पता है, ठीक है ना। जो भी हमारे यहाँ रूल रेगुलेशन है ना, बहुत से एक्ट वगैरह आए थे उस समय ना, तो उस वहीं से सारी चीज़ें हमने उठा उठा करके अपने यहाँ रख लिया था, ठीक है, बिल्कुल। तो याद रखिएगा, रूल ऑफ लॉ हमने लिया है यहाँ से। उसके बाद देखो, प्रोसीजर इस्टाब्लिश्ड बाय लॉ, प्रोसीजर इस्टाब्लिश बाय लॉ, ये हमने कहाँ से लिया है? तो ये हमने लिया है जापान से, याद रखना। कहाँ से लिया है? जापान से लिया है, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, ठीक है, जापान से लिया इसको हमने। उसके बाद कह रहा है कि रिजर्विंग ऑफ बिल बाय गवर्नर प्रेसिडेंट, ये पता है ना आप लोग, याद है ना कि जो गवर्नर है बिल को रिजर्व कर लेता है प्रेसिडेंट के लिए। तो ये कहाँ से लिया है ऐसा सिस्टम हमने? तो ये लिया हमने कनाडा से लिया है। कहाँ से लिया है हमने? कनाडा से ऐसा सिस्टम उठा के हमने रख लिखा है कि ये लोग क्या कर लेंगे, बिल को रिजर्व कर लेंगे प्रेसिडेंट के लिए, कंसिडरेशन के लिए। तो ये कहाँ से लिया हमने? कनाडा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई ये, ठीक है। हाँ, अगर मैं पूछूं कि भाई अच्छा बताओ, ये जो सी वाला है कि ये बिल को रिजर्व, ये आर्टिकल भी है एक हमारे यहाँ, तो किस आर्टिकल से में आता है? तो याद रखना, ये आर्टिकल नंबर 200 में आता है। किस आर्टिकल से में आता है? आर्टिकल नंबर 200 में आता है ये, ठीक है। कि जो गवर्नर है वो बिल को प्रिजर्व कर लेता है, किसके लिए? प्रेसिडेंट के कंसेंट के लिए। तो आर्टिकल नंबर 200 पे, ठीक है। तो भाई इसका हम लोग मैच कर लेते हैं, कौन सा मैचिंग चल रही है। ए का टू कहाँ कहाँ है? बी और डी में तो मेरे को दिख रहा है। उसके बाद दो यहाँ भी हैं। उसका बी का क्या है भाई? बी का 3 है। तो ए का 2 तो हो गया, बी का 3, ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, इसको मैच कर सकते हो। डी वाला सही जवाब है, समझ में आ गया। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से एक और चीज़ हमने लिया है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से, मैं इसे थोड़ा क्लीन करता हूँ, अभी थोड़ा फ्रेश कर दूँ। ऑस्ट्रेलिया से हमने एक और चीज़ लिया है, क्या लिया है आप लोग को पता है? और जो ज्वाइंट सिटिंग होती है, ज्वाइंट सिटिंग, संयुक्त बैठक, है ना, ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया से ही लिया है, ठीक है। ज्वाइंट सिटिंग कहाँ से लिया? हमने ऑस्ट्रेलिया से ही लिया है। किस आर्टिकल्स में आता है ज्वाइंट सिटिंग? 108 आर्टिकल में आता है, आर्टिकल नंबर 108 में आता है। 3 बार अब तक हो चुका है ज्वाइंट सिटिंग। कितने बार हो चुका है? 3 टाइम ज्वाइंट सिटिंग हो चुके हैं। एक बार हुआ है, पहली बार हुआ था 1961 में, ठीक है, 1961 में। दूसरा बार हुआ 1978 में, 1978 में। और तीसरा बार हुआ 2002 में, 2002 में, ठीक है। पोटा एक्ट बोलते हैं इसको, 2002 वाले को पोटा बोलते हैं। प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक, ये प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म के लिए था, पोटा एक्ट बोलते हैं। ये 1978 वाला जो था, ये था बैंकिंग के लिए बिल था,
है ना, बैंकिंग रिपील बिल था ये। और 1961 वाला जो था, ये था डॉरी के लिए, दहेज के लिए था, कानून लाया गया था, ठीक है। डॉरी प्रोहिबिशन बिल था ये, तो 1961 में। तो याद रखना, तीन तीन बिल अब तक आए, मतलब कि संयुक्त बैठक 3 बार अब तक हो चुकी है। आर्टिकल नंबर 108 के तहत क्या होता है, संयुक्त बैठक होती है, ठीक है ना, पार्लियामेंट में, ठीक है। और इसको जो स्पीकर होता है वही इसको चेयर करता है, इस मीटिंग को याद रखिएगा, ठीक है। बुलाता राष्ट्रपति है, लेकिन चेयर कौन करता है, लोकसभा का स्पीकर करता है इसको चेयर, आर्टिकल नंबर 108 के तहत, ठीक है। इन सारे चीज़ों को याद रखना है भाई। चलो भाई, अगला प्रश्न है, द आइडिया ऑफ फंडामेंटल राइट वाज बोरो फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट्स का जो आइडिया है हमारे यहाँ, वो हमने कहाँ से उठा कर लिया है, प्रश्न ये कह रहा है। तो यूएसए से, कनाडा से, ब्रिटेन से, फिर रशिया से। इसे हमने रशिया, यूएस से लिया है। ये प्रश्न आप लोग को आ रहा होगा, आई होप की, ठीक है ना। आप लोग को पता है कि हमारे संविधान में 6 प्रकार के अधिकार हैं। कितने अधिकार हैं, 6 प्रकार के राइट हैं। कौन कौन से राइट है भाई, 6 टाइप के राइट। तो राइट टू इक्वलिटी है पहला, आर्टिकल 14 से 18 तक। राइट टू फ्रीडम है 19 से 22 तक। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है 23-24 में, ठीक है ना। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 में आता है आर्टिकल। उसके बाद है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, ठीक है ना, धर्मों का अधिकार है, ठीक है, 25 से 28 तक। उसके बाद आता है कल्चरल और एजुकेशन राइट आता है, आर्टिकल 29 और 30 में। उसके बाद आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आता है, आर्टिकल नंबर 32 में। तो इस तरीके 6 प्रकार के ये जो थे, ये हमारे यहाँ अभी भी संविधान में रखे गए हैं। एक और था, ठीक है, 7 पहले थे, इसको हटा दिया गया था, ठीक है ना। राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी को हटा ये आर्टिकल, राइट टू प्रॉपर्टी जो था वो ये था आर्टिकल नंबर 31 में। पहले 7 थे, अब कितने हो चुके हैं, 6 हो चुके हैं। फिर राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया। पहले 31 आर्टिकल में इसको रखा गया था, अब इसको रखा गया है आर्टिकल नंबर 300 ए में। 300 ए आर्टिकल में रखा गया है, इसको याद रखिएगा, राइट टू प्रॉपर्टी को, संपत्ति का अधिकार को, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला है, कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज हैज बीन टेकन फ्रॉम। फंडामेंटल ड्यूटीज़ के कंसेप्ट कहाँ से लिया हमने, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, ब्रिटिश से, रशियन से, या फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन से। बिल्कुल, तो रशियन से लिया हमने भाई, ये सबको पता है। फंडामेंटल ड्यूटी, मौलिक कर्तव्य, मैंने बताया स्वर्ण सिंह कमेटी के बारे में। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में इसको लाया गया था, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न। ये बताया मैंने, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, यहाँ से फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है, ठीक है। अमेरिका के बारे में मैंने बात ही कर लिया था। जुडिशल रिव्यू, फंडामेंटल राइट, ठीक है, वहाँ पर फंडामेंटल राइट को रूल ऑफ लॉ कहते हैं, ठीक है ना, तो याद रखना है सब, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्नों को। ट्रेडिशन ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान को लिखने का जो एक प्रचलन चली, ये हमने कहाँ से उठाया भाई। बिगेन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, जापान से, इंडिया से, ब्रिटेन से, अमेरिका से। तो भाई सबसे पहले ये अमेरिका से शुरू हुआ था संविधान को लिखने की प्रक्रिया, ठीक है ना, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। नेक्स्ट है आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, अमंग द फॉलोइंग गिवन नेम्स हुज पोर्टफोलियो इन द फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिया 1947 वाज डिफरेंट फ्रॉम द हिज पोर्टफोलियो इन द इंटरिम गवर्नमेंट। बहुत ही मज़ेदार सा प्रश्न है ये। प्रश्न ये कह रहा है कि पता है आप लोग को, एक बार इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी और एक बार फर्स्ट कैबिनेट बनी, ठीक है ना, इलेक्शन के बाद फर्स्ट कैबिनेट बनी। तो इंटरिम कुछ इसमें से एक लोग ऐसे हैं या फिर कितने लोग ऐसे हैं कि जो जो पोर्टफोलियो, जो पद दिया गया था, जो कार्य दिया गया था इंटरिम गवर्नमेंट के समय, वही कार्य उनको कैबिनेट बनने के बाद दिया गया, दूसरी बार भी दिया गया, ठीक है, जब इलेक्शन हुआ उसके बाद। तो इसमें बताना है कि कौन ऐसे व्यक्ति थे जिनको अलग पोर्टफोलियो दे दिया गया था, कौन कौन ऐसे व्यक्ति थे। तो जगजीवन राम की बात करें तो जगजीवन राम के पास कौन सा मंत्रालय था भाई, लेबर मंत्रालय था इनके पास, है ना, श्रम मंत्रालय इनके पास था। राजेंद्र प्रसाद जी के पास क्या था, फूड फूड वाला था इनके पास, ठीक है। फूड एग्रीकल्चर इनके पास था राजेंद्र प्रसाद जी के पास। जगजीवन जी के पास क्या था, लेबर मंत्रालय था, ठीक है ना। अगर बात करें डिफेंस की, तो ये सरदार बलदेव सिंह के पास क्या था, डिफेंस था, बलदेव जी के पास था, ठीक है। और जो बात करें CH भाभा, तो CH भाभा जो हैं इनके पास था वर्क माइंस एंड पावर, वर्क माइंड एंड पावर का डिपार्टमेंट CH भाभा के पास था। तो ये इंटरिम गवर्नमेंट में ये सारे पावर इन लोग के पास थे। लेकिन अगर बात करें बाद की, जब संविधान बन गया, पहली कैबिनेट बनी, उसके बाद इनको वही पद मिला, इनको वही पद मिला। राजेंद्र प्रसाद को भी वही चीज़ मिल गई इनको, जो पहले थी वो पोर्टफोलियो इनको उस समय भी मिली। सरदार बलदेव सिंह को भी वो पोर्टफोलियो मिली जो कि पहले मिली थी। लेकिन CH भाभा का पोर्टफोलियो जो था वो चेंज हो गया था, ठीक है ना। इनको बाद में कॉमर्स मंत्रालय दे दिया गया था, है ना। कॉमर्स वाले मंत्रालय जो है
इनको वाणिज्य मंत्रालय इनको दे देगा सी एच बाबा को। ऑप्शन थर्ड के साथ जाएँगे, ऑप्शन थर्ड कहाँ दिख रहा है? ओनली एंड ओनली ऑप्शन डी में, ठीक है? ऑप्शन ओनली डी में दिख रहा है, ठीक है? तो ये इसका क्या है? सही जवाब है। बात समझ में आई? तो ये सारे प्रश्न को याद रखिएगा। अब हमने साउथ अफ्रीका के बारे में बात नहीं किया, तो थोड़ा साउथ अफ्रीका के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है? तो देखो साउथ अफ्रीका का अगर हम बात करें, तो साउथ अफ्रीका किसका आर्टिकल के तहत आता है? अरे साउथ आर्टिकल नहीं, तो यहाँ पर हमने क्या लिया है साउथ अफ्रीका से? तो इलेक्शन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा में जो इलेक्शन होती है, ये हमने लिया लिया है साउथ अफ्रीका से। जो सिस्टम है राज्यसभा के इलेक्शन का, काउंसिल ऑफ स्टेट का इलेक्शन का, है ना? कि जो राज्यों से चुन करके आते हैं, ये सिस्टम जो हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। और जो हमने अब हम लोग अपने आर्टिकल 368 के तहत या फिर संविधान में जो हम लोग बदलाव करते हैं, अमेंडमेंट करते हैं, सुधार करते हैं, तो अमेंडमेंट का जो प्रोसीजर है, ये भी हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। ये सारी बातों को याद रखिएगा। तो कैसा लगा वीडियो आप बताइएगा ज़रूर। सीखने को बहुत कुछ मिला होगा आप लोगों को, आई होप। तो मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ नेक्स्ट पार्ट में। तो बने रहिएगा हमारे साथ, अगले वीडियो का वेट कीजिएगा, ठीक है? तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर लिसनिंग। जय हिंद।